Hello students, how are you? I hope you all are fine and also busy in your study. Grammar for standard 8, 9 and 10, and my topic is figure of speech. Okay? So what are the rules of figure of speech and what is the definition and what are the example? We explain on these topics. So students, rules for figure of speech. Figure of speech are an important poetic device. Following is the explanation of important figure of speech. First, simile. In this figure of speech, comparison is made between two different things. इस figure of speech में क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में comparison होता है and having one point in common between them. कोई भी एक चीज़ दोनों में कॉमन होती है. Words like as, like, so, etc. are used for comparison. Comparison के लिए ये सब words use किए जाते हैं. Example क्या है? The army came like a storm. आर्मी कैसे आए? स्टॉर्म के जैसे. लाइक यूज हुआ है वर्ड इसमें कंपैरिजन के लिए. दीज आर द सीजन्स ऑफ इमोशन एंड लाइक द विंड्स दे राइज एंड फॉल. ये इमोशन का सीज़न है और हवाओं की तरह वो उठते और गिरते रहते हैं. लाइक द विंड्स. ओके. सो सिमाइल फिगर ऑफ like as, like so, etc. तो इससे हमें क्लियर है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ फर्स्ट में ए एंड मेटाफर इज बी. मेटाफर हियर कंपैरिजन इज मेड. यहाँ पर भी कंपैरिजन ही होता है विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स. कंपैरिजन तो हो रहा है दो चीज़ों के बीच में बट इसमें वर्ड्स यूज़ नहीं किए जा रहे हैं. कौन से वर्ड्स? लाइक एज, सो, लाइक, एक्सेट्रा. इट इज़ इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट. ये कंपैरिजन होता है बट इनडायरेक्टली होता है. इसमें डायरेक्ट वर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते हैं. एग्जाम्पल देखिए. He is the Hitler of our school. And mighty hearts are held in slender chains. He is the Hitler of our school. वो हमारे स्कूल का हिटलर है. मे भी प्रिंसिपल हो सकते हैं, ट्रस्टी हो सकते हैं और टीचर्स भी हो सकते हैं. बट इन सब का कंपैरिजन हिटलर के साथ किया गया. बट ऐसे कोई वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए जैसे कि लाइक, एज, सो, एक्सेट्रा. इन सब वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया बट कंपैरिजन तो है ही सेंटेंस में. नाउ सेकंड नंबर इज पर्सोनिफिकेशन. When non-living objects are given human action. जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ह्यूमन एक्शन दिखाते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं या इमोशंस दिखाते हैं, इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है? पर्सोनिफिकेशन.
डन स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखिए, लाइफ वॉज क्रूएल टू हिम, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। लाइफ उनके लिए क्रूएल थी। एंड अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, अर्थ के पास अब ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कुछ अच्छा दिखा सके। नेक्स्ट थर्ड नंबर इज अपॉस्ट्रॉफी। ये आर डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द पोएट, डायरेक्ट पोएट को एड्रेस करते हैं। एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर स्पोकन टू एज इफ दे वी आर लिविंग, और ये जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये बोलते भी हैं जैसे कि इनमें लाइफ हो, इस तरह से। And here inanimate objects or non-living things are directly addressed by the poet. Lifeless objects are spoken to as if they were living. Example, O death, have you no pity, although thy breath be non-living objects directly addressed है, एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स बोल भी रहे हैं। ओ डेथ मीन्स मृत्यु, क्या तुम्हारे पास जरा सी भी दया नहीं है, मर्सी नहीं है। ऑल्दो थाई ब्रीथ बी रूड, क्यों? क्योंकि सांसें बहुत ही कठोर हो गई हैं, बहुत रूड हो गई हैं। सो दैट नाउ नेक्स्ट 4 नंबर इज हाइपरबॉल। In hyperbole, in this figure of speech, the poet exaggerates or makes an overstatement to emphasize a point. किसी point के बारे में, किसी topic के बारे में overstatement करना।
उसने अपने आंसुओं से समुद्र भर दिया। ओवर स्टेटमेंट है ना यहाँ पर। सो दिस नेम टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। ओके, सो ये जहाँ जिस सेंटेंस में ओवर स्टेटमेंट दिखाई पड़े, पोएट इस तरह से एक्सप्लेन करे, इस तरह से सेंटेंस को लिखे कि हमें लगे कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, जैसे उसने अपने आंसुओं से समुद्र भर दिया, तो ये तो ओवर स्टेटमेंट ही हुआ। तो यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट, यूफेमिज्म। हियर द पोएट रिफर्स टू हार्श फैक्ट्स इन द मिल्ड वे। बहुत कठिन बातें नॉर्मली कहना, इट इज़ मेनली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेथ। खास करके ये किसी की मृत्यु हो गई और डेथ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही पास्ड अवे टू अर्ली। पास्ड अवे मीन्स डाइड, मर गए बहुत ही जल्दी। दे पास्ड अवे इन वन हाई फनरल ग्लीम। ओके, मतलब बहुत कठिन सत्य को नॉर्मल तरीके से कहना, खास करके मृत्यु के कॉन्टेक्स्ट में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यूफेमिज्म। ओके, नाउ 6 number, repetition. When particular words are repeated in the same sentence for greater poetic effect, कोई पर्टिकुलर वर्ड जब बार बार यूज़ किया जाता है फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट डालने के लिए सेंटेंस में, इट इज़ कॉल्ड रिपीटिशन। उसे रिपीटिशन कहते हैं। ओके, next 7 number is alliteration. Here consonant sounds are repeated in a sentence for musical effect. कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार यूज़ किए जाते हैं म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए, वहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ होता है। सी सेल्स ऑन द सी शोर, शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर। ओके, साउंड्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच में, वहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेशन। In this figure of speech, question is asked by the poet. इंटेरोगेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं which does not necessarily need an answer. उन क्वेश्चंस को ज़रूरी नहीं है आंसर की ज़रूरत हो। And it is asked just to put a point more effectively. अच्छे से पॉइंट रखने के लिए, इफेक्टिवली पॉइंट रखने के लिए ऐसा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when will it rain? I do not know. Oh death, what do you want of me? कब बारिश होगी मुझे नहीं पता है, हे मृत्यु आप मेरे से क्या चाहते हो। नाउ एक्सक्लामेशन इज नेक्स्ट। Here an exclamatory form of sentence is used. एक्सक्लामेशन में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज कर ड्रॉ ग्रेटर अटेंशन टू अ प्लेन स्टेटमेंट। प्लेन से स्टेटमेंट में ग्रेटर इफेक्शन डालने के लिए एक्सक्लामेशन मार्क भी यूज़ किया जाता है। एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कन्वेड बाय द एक्सक्लामेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हम इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटी, द हॉन्किंग हॉर्न्स एंड जूमिंग मोटर बाइक्स। ओके, done students. In your homework, learn and write these figure of speech in your grammar notebook. Okay students, goodbye, have a good day.